अभय सिंह जब हिम शिखर कॉरपोरेशन पहुंचा तो उसने देखा कि कंपनी में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। उसे सिर्फ कर्मचारियों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि कुछ अजीब है, क्योंकि उसने सेल्स डिपार्टमेंट में इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, खासकर काम के घंटों में। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? किसी ने उसे देखते ही चिल्लाया, अरे अभय वहां है। सबकी नजरें एक साथ अभय की ओर मुड़ गई। अभय ने उत्सुकता से अपना चेहरा छूते हुए पूछा, आप सब मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? इतने सारे लोगों की नजरों से उसे शक होने लगा कि कुछ हुआ है। शालिनी गुप्ता ने अभय के सेल्स डिपार्टमेंट में कदम रखते ही अपनी आंखें झपकाकर उसे इशारा करने की कोशिश की। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन माया राठौर उसके ठीक बगल में थी, इसलिए वो चुप रही। अभय ने शालिनी को देखकर सोचा, शालिनी मुझे आंखें क्यों झपका रही है? दरअसल शालिनी अभय को बताना चाहती थी कि पुलिस वाले यहां हैं और अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे भाग जाना चाहिए। उसे इसकी चिंता थी। शालिनी के दिमाग में उसका पति सबसे अहम था, बाकी सब बाद में। माया ने अभय को देखते ही अपनी आंखें चमकाई और संतुष्ट लहजे में कहा, अभय आप आखिरकार आ गए। वो खुश थी क्योंकि वो ऑफिस में उसका काफी देर से इंतजार कर रही थी। अभय ने छोटी कहना शुरू किया, लेकिन तुरंत रुक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शालिनी बगल में खड़ी है। उसे पता था कि अगर शालिनी ने उसे माया को ऐसे बुलाते सुना तो वो सवाल जरूर करेगी। उसने अपनी तेज प्रतिक्रिया से वक्त पर रुक लिया। उसने माया से औपचारिक लहजे में कहा, अधिकारी जी, आप मुझे ढूंढ रही हैं? उसने दिखावा किया कि वो माया से अनजान है ताकि उनकी करीबी का पता न चले। उनका रिश्ता कुछ जटिल था। कई मुश्किल हालातों में साथ रहने की वजह से वो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन लोगों के सामने अनजान बनना बेहतर था। लेकिन माया अभय के अधिकारी कहने से थोड़ी हैरान और निराश हुई। वो जानती थी कि अभय उसे हमेशा छोटी माया बुलाता था। इस औपचारिक संबोधन से उसे थोड़ी दूरी महसूस हुई। माया का स्वभाव अजीब था। पहले वो नाराज होती थी जब अभय उसे छोटी माया कहता था, लेकिन अब जब उसने ऐसा नहीं कहा तो उसे बुरा लगने लगा। औरतें औरतें ही होती है। वो अक्सर एक चीज चाहती है और मना भी करती है, क्योंकि ज्यादातर शर्मीली और संकोची होती है। फिर भी माया ने सोचा कि ये शायद अच्छा ही है। क्रिमिनल पुलिस की हेड को सबके सामने ऐसा बुलाया जाना अजीब लगता। माया ने अपनी निराशा छिपाते हुए अभय के पास जाकर कहा, अभय सिन्हा, ये अच्छे नागरिक का सम्मान बैनर है। मैं इसे और 1 लाख रुपए का इनाम आपको पूर्वांचल शहर की क्रिमिनल पुलिस टीम की ओर से दे रही हूं। उसने अभय को बैनर और पैसे थमाए। बैनर 1 मीटर लंबा था, चटक लाल रंग का, जिसके ऊपर अच्छे नागरिक अभय सिंह लिखा था। नीचे क्रिमिनल पुलिस स्टेशन की मुहर थी और दाई और तारीख और वक्त। शालिनी ने सीने पर हाथ रखकर राहत की सांस ली और सोचा, ये पुलिस वाली मेरे पति को इनाम देने आई है। मुझे लगा वो उसे पकड़ने आई थी। लोग आपस में चर्चा करने लगे, अभय ने ऐसा क्या किया कि उसे क्रिमिनल पुलिस स्टेशन से अच्छे नागरिक का बैनर मिला? हाँ ना, हर किसी को ऐसा सम्मान नहीं मिलता, वो भी हेड लीडर के हाथों। बैनर ही नहीं, 1 लाख रुपए भी दिए हैं। आसपास के लोग अभय को कंफ्यूज नजरों से देख रहे थे। सब सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्या किया कि उसे क्रिमिनल पुलिस की हेड से इतना बड़ा इनाम मिला। शालिनी ने भी बाकियों की तरह भौहें सिकोड़ ली। उसे भी उत्सुकता थी कि अभय ने ऐसा क्या किया कि उसे इतना बड़ा सम्मान मिला। आखिरकार अच्छे नागरिक का बैनर और 1 लाख रुपए का इनाम सिर्फ बड़े योगदान वालों को ही मिलता है। शालिनी ने स्माइल के साथ पूछा, माया जी, अभय ने ऐसा क्या किया कि उसे इतना बड़ा इनाम मिला? जाहिर है उसने वही सवाल पूछा जो सबके मन में था। माया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शालिनी जी, अभय ने पिछले दिन रात को 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को मानव तस्करी के गिरोह से बचाया था। अगर वो उन्हें न बचाता तो पता नहीं उनका क्या होता। माया के शब्द सुनकर शालिनी को अचानक याद आया कि ऐसा कुछ हुआ था। उसने परसों रात को अभय से सुना था कि वो घर क्यों नहीं आया। उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो भूल गई थी कि अभय बच्चों को बचाने गया था। सचमुच शालिनी को पता था कि अभय ने बच्चों को बचाया था, लेकिन पुलिस वालों के आने से वो इतनी टेंशन में थी कि सब भूल गई। माया ने कहा, शालिनी जी, मैं हिम शिखर कॉरपोरेशन को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उसने इतना शानदार इंसान तैयार किया। ये अच्छी कंपनी का बैनर भी क्रिमिनल पुलिस टीम की ओर से इनाम है। उसने अच्छी कंपनी लिखा बैनर शालिनी को थमाया। शालिनी के हाथ हल्के से कांप रहे थे और वो उत्साहित थी।
अच्छी कंपनी का बैनर एक सम्मान का प्रतीक था। सच कहें तो पूर्वांचल शहर में हिम शिखर कॉरपोरेशन से बड़ी कई कंपनियां थी, जैसे सिन्हा कॉरपोरेशन, चतुर्वेदी कॉरपोरेशन और वशिष्ठ कॉरपोरेशन। हर साल अच्छी कंपनी का खिताब उन्हें ही मिलता था, न कि शालिनी की कंपनी को। लेकिन अब अभय के 1 दर्जन बच्चों को मानव तस्करी से बचाने की वजह से हिम शिखर कॉरपोरेशन को यह खिताब मिला था। शालिनी ने अभय को आभार भरी नजरों से देखा और सोचा, धन्यवाद मेरे पति। शालिनी के अलावा ऑफिस में मौजूद हर शख्स ने अभय को उत्साह और सम्मान की नजरों से देखा। किसी कंपनी के लिए अच्छी कंपनी का बैनर मिलना सबसे बड़ा सम्मान था। माया ने अभय से स्माइल के साथ कहा, एक बात और अभय, क्रिमिनल पुलिस टीम का डायरेक्टर आज रात ग्रीन रेस्तरां में एक दावत रख रहा है, कृपया डिनर पर आइए। डायरेक्टर ने माया को जाने से पहले अभय को दावत में बुलाने को कहा था। वो उस जवान शख्स को देखना चाहता था जिसने बच्चों को ढूंढा और अपराधियों को हराया। ऑफिस में लोग चर्चा करने लगे, अरे वाह, क्रिमिनल पुलिस डायरेक्टर ने अभय को डिनर पर बुलाया, क्या सम्मान है, सचमुच ये तो गजब है। डायरेक्टर का डिनर इनविटेशन, मैंने तो अभी तक उनका चेहरा भी नहीं देखा। सब अभय को ईर्ष्या और जलन भरी नजरों से देख रहे थे। सचमुच क्रिमिनल पुलिस डायरेक्टर पूर्वांचल शहर में सबसे बड़े अधिकारियों में से एक था। उसके डिनर का न्योता मिलना हर किसी को अभय से जलन करवाने के लिए काफी था। जब माया राठौर ने कहा कि क्रिमिनल पुलिस का डायरेक्टर अभय सिन्हा को डिनर पर बुलाना चाहता है, तो अभय ने तुरंत हामी नहीं भरी। उसने शालिनी गुप्ता की ओर देखा और उसकी राय मांगी। शालिनी न सिर्फ अभय की पत्नी थी, बल्कि कंपनी की सीईओ भी थी। हर हाल में उसकी राय लेना बेहतर था। बेशक अभय खुद फैसला ले सकता था, लेकिन उसने शालिनी की राय इसलिए पूछी ताकि उसे सम्मान महसूस हो, जो उनके रिश्ते को बेहतर करने में मदद करेगा। माया का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने देखा कि अभय शालिनी की ओर देख रहा है और समझ गई कि अभय के अलावा यहां दूसरा अहम शख्स हिम शिखर कॉरपोरेशन की सीईओ शालिनी गुप्ता है। माया ने आकर्षक स्माइल के साथ शालिनी से पूछा, शालिनी जी, अभय आपका कर्मचारी है, क्या डायरेक्टर उसे डिनर पर बुला सकता है? शालिनी ने उत्साह से जवाब दिया, बिल्कुल, वो जरूर जाएगा। शालिनी को लगता था कि क्रिमिनल पुलिस का डायरेक्टर बहुत बड़ा शख्स है। वो चाहती थी कि अभय ऐसे प्रभावशाली लोगों से मिले जो उसके विकास के लिए फायदेमंद होंगे। अनजाने में वो अभय की फिक्र करने लगी थी। माया ने मुड़कर अभय से पूछा, अभय, आपकी सीईओ ने हां कह दी, आपका क्या कहना है? अभय ने सिर हिलाया और बोला, जब सीईओ ने हां कह दी तो मैं आज रात ग्रीन रेस्तरां में जरूर पहुंचूंगा। उसने आगे कहा, वैसे अधिकारी जी, मैं 1 लाख रुपए का इनाम नहीं लूंगा। कृपया इसे अपहरित बच्चों के परिवारों को दान कर दें। उसने इनाम माया को लौटा दिया। अभय को 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं थी। ये पैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए ज्यादा अहम थे। अभय के जोर देने पर माया ने आखिरकार 1 लाख रुपए ले लिए और वादा किया कि वो इसे अपहरित बच्चों के परिवारों तक पहुंचा देगी। अभय के इस कदम से न सिर्फ माया और दोनों पुलिस वालों का दिल जीता, बल्कि आसपास के कर्मचारियों की तारीफ भरी नजरें भी बटोरी। 1 लाख रुपए अभय की साल भर की तनख्वाह थी, लेकिन उसने बिना सोचे बच्चों को दान कर दी। माया ने कहा, अभय, मेरा फोन नंबर है 137। डायरेक्टर आपसे आज रात 7 बजे ग्रीन रेस्तरां में मिलेगा। उसने अपना नंबर दिया और कंपनी से चली गई। वो क्रिमिनल पुलिस टीम की हेड थी। उसे हर दिन कई केस निपटाने होते थे, इसलिए वो कंपनी में ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी। माया के जाने के बाद लोग अभय के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसकी तारीफ की और कुछ ने खुशामद भी की। वो खुशामद क्यों न करते? उनके सामने वाला शख्स वो था जो क्रिमिनल पुलिस डायरेक्टर के साथ डिनर कर सकता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभय के लिए डायरेक्टर के साथ डिनर कोई बड़ी बात नहीं थी। वो वुल्फ क्षेत्र के प्रेसिडेंट, इंग्लैंड की रानी और डेनमार्क की राजकुमारी के साथ भी डिनर कर चुका था। शालिनी ने कहा, अभय, मेरे ऑफिस में आइए। माया के जाने के बाद उसने अभय को अपने ऑफिस बुलाया।
अभय ने सम्मान बैनर टेबल पर रखा और शालिनी के पीछे ऑफिस की ओर चल दिया। आसपास के लोग तारीफ भरी नजरों से देख रहे थे। सबको जलन हो रही थी। अभय कितना खुशकिस्मत था। न सिर्फ डायरेक्टर ने उसे डिनर पर बुलाया, बल्कि सीईओ ने भी उसे खास तौर पर बुलाया। ऑफिस में शालिनी वाटर डिस्पेंसर के पास गई और अभय के लिए खुद एक कप चाय बनाई। उसने स्माइल के साथ कहा, अभय, ये चाय मैंने आपके लिए खुद बनाई है। ये आपका इनाम है। कंपनी के लिए आपके योगदान का शुक्रिया। अभय ने सिर हिलाकर कहा, मुझे ये इनाम नहीं चाहिए, मुझे दूसरा इनाम चाहिए। इनाम कहते वक्त उसकी नजरें शालिनी के नाजुक होठों पर गई। वो एक भेड़िए की तरह लग रहा था, जो खरगोश पर झपटने को बेताब हो। शालिनी ने कहा, अभय, ये ऑफिस है, सब काम कर रहे हैं, क्यों न रात तक इंतजार करें? उसे पता था कि अभय उसे चूमना चाहता है, लेकिन ऑफिस होने की वजह से वो चिंतित थी। अभय ने स्माइल के साथ कहा, नहीं, ऑफिस में ज्यादा मजा है, मुझे यही चाहिए। उसने शालिनी की कमर पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी कमर नरम और आरामदायक थी। शालिनी का चेहरा लाल हो गया और उसने हल्का विरोध किया। आप यहां नहीं। वो कंपनी की सीईओ थी। अगर कोई देख लेता तो बहुत शर्मिंदगी होती। अभय को जगह की परवाह नहीं थी। ऑफिस उसकी पसंदीदा जगह थी, खासकर जब सामने कंपनी की खूबसूरत सीईओ शालिनी थी। ये सोचकर ही वो उत्साहित हो गया। अभय ने अपना सिर बढ़ाया और शालिनी के चेरी जैसे होंठों को चूम लिया। उसके होंठ नरम और गुड़ जैसे मीठे थे, बहुत स्वादिष्ट। शालिनी ने विरोध में हल्की आवाज निकाली, बुरा पति, बस मुझे तंग करना जानता है। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। अचानक दरवाजा खुला और प्रिया शर्मा जल्दबाजी में अंदर आई। प्रिया ने 3 बार खटखटाया था, लेकिन शालिनी और अभय चुंबन में इतने डूबे थे कि सुन नहीं पाए। प्रिया के पास एक जरूरी काम था, इसलिए वो सीधे ऑफिस में घुस गई। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। उसने क्या देखा? अभय सीईओ शालिनी को चूम रहा था। क्या मेरी आंखें ठीक है? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? प्रिया ने अपनी आंखें मली और फिर देखा तो पाया कि उसकी आंखें ठीक थी। अभय सचमुच शालिनी को कमर से पकड़कर चूम रहा था। प्रिया ने हकलाते हुए पूछा, अभय सिंह, आप सीईओ के साथ क्या कर रहे हैं? उसकी खूबसूरत आंखें शौक थी। शालिनी हिम शिखर कॉरपोरेशन की सीईओ थी और पूर्वांचल शहर की नंबर 1 ठंडी सुंदरी। वो हर मर्द की सपनों की देवी थी। अगर किसी को पता चल जाता कि नंबर 1 सुंदरी को अभय ने चूमा, तो वो सब मर्दों का दुश्मन बन जाता। प्रिया की आवाज सुनकर अभय चौंक गया। उसने जल्दी से शालिनी को छोड़ा। वो चुंबन में इतना खोया था कि उसे सुनाई नहीं दिया। अब प्रिया ने उन्हें पकड़ लिया था। शालिनी ने छूटते ही गहरी सांसें ली। चुंबन की वजह से उसकी सांस थम गई थी, लेकिन प्रिया का शॉक्ड चेहरा देखकर वो घबरा गई। अरे नहीं, प्रिया ने हमें देख लिया। शालिनी को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कोई उन्हें चूमते हुए न देख ले, लेकिन फिर भी प्रिया ने पकड़ लिया। अब क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? शालिनी का दिमाग तेजी से चलने लगा कि कोई हल निकाले। वो नहीं चाहती थी कि कंपनी के लोग उसके और अभय के रिश्ते के बारे में जाने। उसे अपनी ठंडी और रहस्यमयी छवि बनाए रखनी थी, ताकि कर्मचारी उससे डरते रहें। अभय सिंह ने तेजी से अपनी घबराहट पर काबू पाया और प्रिया शर्मा से पूछा, डायरेक्टर शर्मा, आप यहां क्यों आई? दरवाजा खटखटाए बिना अंदर क्यों घुसी? शालिनी गुप्ता उसके बगल में थी, इसलिए उसने प्रिया को प्रिया दी कहने की हिम्मत नहीं की और औपचारिक तौर पर डायरेक्टर शर्मा कहा। प्रिया ने अपनी सफाई में कहा, मैंने खटखटाया था, लेकिन आप दोनों ने सुना नहीं। अभय, आपने सीईओ के साथ क्या किया? मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसे शख्स होंगे जो सीईओ को परेशान करेंगे। उसने अभय को घूरते हुए उसे सीईओ को तंग करने का इल्जाम लगाया। उसे नहीं पता था
कि उसकी आवाज में जलन की हल्की झलक थी, जैसे उसे लग रहा हो कि अभय को शालिनी की बजाय उसे चूमना चाहिए था। प्रिया के शब्द सुनकर अभय का चेहरा बदल गया। उसे सीईओ को परेशान करने का इल्जाम बर्दाश्त नहीं हुआ। साथ ही कंपनी में किसी को नहीं पता चलना चाहिए था कि उसने शालिनी को चूमा है, वरना हालात मुश्किल हो जाते। शालिनी का चेहरा भी हल्का बदल गया। उसे भी स्थिति की गंभीरता समझ आ गई थी। उन्हें प्रिया को यह बात किसी से कहने नहीं देना था। अभय ने बहाना सोचकर गंभीर लहजे में कहा, डायरेक्टर शर्मा, सीईओ के होंठों पर एक मच्छर था। मैंने अपने होंठों से उसे मारने में मदद की। उसका बहाना इतना बेकार था कि प्रिया के होंठ फड़कने लगे। वो हैरान थी। क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? मच्छर को मारने के लिए मच्छरदानी होती है, होंठ क्यों यूज करेंगे? शालिनी अभय का बहाना सुनकर इतनी हैरान हुई कि उसे लात मारने का मन हुआ। वो एयर कंडीशन्ड ऑफिस में थे। मच्छर कहां से आता? अगर कोई मच्छर था भी तो वो अभय जैसा बड़ा शरारती मच्छर ही होता। लेकिन अभय ने बहाना बना लिया था, तो शालिनी को चाहे वो कितना भी बेकार हो, उसका साथ देना पड़ा। उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी थी। शालिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, डायरेक्टर शर्मा, अभी मेरे होंठों पर एक मच्छर था। अभय ने अपने होंठों से उसे मारा। मैं नहीं चाहती कि ये बात हम तीनों के अलावा किसी और को पता चले। समझ गई ना? प्रिया के होंठ फिर से फड़के। उसे अपनी समझ पर शक होने लगा। अभय तो बकवास कर ही रहा था, लेकिन सीईओ भी बकवास कैसे कर सकती थी? होठों से मच्छर कौन मारता है? लेकिन शालिनी कंपनी की सीईओ और प्रिया की बॉस थी। अगर शालिनी कहें कि 1+1=1, तो वो भी सही था। प्रिया के पास कोई चारा नहीं था। कंपनी में तरक्की के लिए बॉस की बात हमेशा सही माननी पड़ती है। सचमुच 1+1=1 हो सकता है, जैसे एक भेड़ों का झुंड और दूसरा भेड़ों का झुंड मिलकर एक बड़ा झुंड बन जाता है। प्रिया ने अपने मन को तसल्ली दी कि शायद अभय ने सचमुच शालिनी के होंठों पर मच्छर मारा हो। उसने सिर हिलाकर भरोसा दिलाया, शालिनी जी, आप निश्चिंत रहें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सच क्या था, इससे फर्क नहीं पड़ता था, बस सीईओ की बात माननी थी। प्रिया की बुद्धि और भावनात्मक समझ ही उसे सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनाती थी। शालिनी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, वैसे डायरेक्टर शर्मा, आप इतनी जल्दबाजी में ऑफिस में क्यों घुसी? क्या हुआ? उसने देखा था कि प्रिया घबराई हुई थी। सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर होने के नाते प्रिया हमेशा शांत रहती थी। शालिनी ने उसे कभी इतना परेशान नहीं देखा था। प्रिया ने भौहें सिकोड़कर कहा, शालिनी जी, एक गंभीर बात हो गई है। उसकी परेशानी फिर से लौट आई। शालिनी ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, क्या हुआ? धीरे से बताइए। लेकिन प्रिया नहीं बैठी। उसने अभय की ओर देखा। यह कंपनी के राज से जुड़ा मामला था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि अभय को सुनना चाहिए या नहीं। भले ही वो अभय के करीब थी और उसकी तारीफ करती थी, लेकिन कंपनी की डायरेक्टर होने के नाते उसे कंपनी को पहले रखना था। शालिनी ने प्रिया की चिंता समझी और स्माइल के साथ कहा, अभय कोई बाहरी नहीं है, आप बोल सकती है, वो किसी को नहीं बताएगा। शालिनी के भरोसे के बाद प्रिया ने और देर नहीं की। उसने कहा, शालिनी जी, मुझे अभी खबर मिली कि एक औरत हमारी कंपनी पर नकली ज्वेलरी बेचने का इल्जाम लगा रही है। वो कंपनी पर मुकदमा करना चाहती है। शालिनी ने प्रिया की बात सुनते ही चौंक कर कुर्सी से उठते हुए कहा, क्या? किसी ने हमारी कंपनी से नकली ज्वेलरी खरीदी और अब मुकदमा करना चाहता है? कंपनी के लिए सबसे अहम उसकी साख होती है। अगर किसी ने नकली ज्वेलरी खरीदी तो ये कंपनी की साख को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था, और वो औरत मुकदमा करना चाहती थी। इससे सबको पता चल जाता और कंपनी बर्बाद हो सकती थी। शालिनी ने जल्दी से पूछा, डायरेक्टर शर्मा, ज्वेलरी किसने बेची थी? क्या वो सचमुच नकली है? प्रिया ने जवाब दिया, शालिनी जी,
वो जेड की चूड़ी पिछले महीने श्यामली वर्मा ने बेची थी। श्यामली ने मुझे बताया कि उसने जो ज्वेलरी बेची वो कंपनी की असली प्रोडक्ट थी, नकली नहीं हो सकती। श्यामली वर्मा ने बेची थी। शालिनी एक पल के लिए ठिठकी। उसे श्यामली की हल्की याद थी। वो लड़की थी जिसे अभय ने सेल्स टीम लीडर के लिए सुझाया था। शालिनी ने सोचकर कहा, डायरेक्टर शर्मा, हमें पहले उस औरत से बात करनी होगी और समझौता करना होगा। उसे कंपनी पर मुकदमा नहीं करने देना है, वरना कंपनी की साख खत्म हो जाएगी। आप उसे मूल कीमत से दोगुना मुआवजा ऑफर कर सकती है। चाहे ज्वेलरी असली हो या नकली, उस औरत को मुकदमा करने से रोकना जरूरी था। अगर यह मामला ठीक नहीं हुआ तो कंपनी की साख को बड़ा नुकसान होता। प्रिया ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा, शालिनी जी, मैंने उस औरत से बात की थी, लेकिन उसने कहा कि उसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। वो कंपनी पर मुकदमा करना चाहती है। सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर होने के नाते उसे स्थिति की गंभीरता पता थी। उसने सबसे पहले मुआवजा देने की सोची थी और दोगुनी रकम ऑफर की, लेकिन औरत ने मना कर दिया। इसलिए उसे सीईओ से बात करनी पड़ी। शालिनी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, हम उसे कंपनी पर मुकदमा नहीं करने दे सकते। क्या आपको उस औरत का पता मालूम है? मैं खुद उससे मिलूंगी। प्रिया ने जवाब दिया, शालिनी जी, वो ओक बे कम्युनिटी में ग्वांग वू रोड की पहली मंजिल की यूनिट 1 में रहती है। ग्वांग वू रोड, ओक बे कम्युनिटी? शालिनी ने पता सुनकर हल्के से भौहें सिकोड़ी। ओक बे कम्युनिटी एक अमीर इलाका था, जहां सिर्फ अमीर लोग रहते थे। ज्वेलरी खरीदने वाली औरत जरूर अमीर होगी। शालिनी गुप्ता को यह मामला मुश्किल लगा। शाही महल की तरह ओक बे कम्युनिटी भी एक हाई एंड इलाका था। वहां रहने वाला हर शख्स अमीर और मशहूर था। कोई आम इंसान वहां दाखिल नहीं हो सकता था। अमीर लोग अपनी साख की बहुत परवाह करते हैं। अगर उन्होंने नकली ज्वेलरी खरीदी तो आसानी से हार नहीं मानते। प्रिया शर्मा ने जब सुना कि शालिनी उस औरत से मिलने जाना चाहती है तो बोली, शालिनी जी, मैं क्यों न जाऊं? वो कंपनी की सेल्स डायरेक्टर थी। उस औरत से मिलना उसकी जिम्मेदारी थी। सीईओ को कैसे जाने दे सकती थी? शालिनी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह बहुत गंभीर मामला है और ओक बे कम्युनिटी में रहने वाले बहुत अमीर हैं। वो करोड़पति या अरबपति होंगे। अगर आप गई तो बात नहीं बनेगी। मुझे खुद जाना होगा। उसने प्रिया का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसे व्यक्तिगत तौर पर जाना जरूरी था। अभय सिंह ने भौहें सिकोड़ ली। उसे यह मामला संदिग्ध लगा। वुल्फ टाइगर ग्रुप के लीडर की उसकी समझ बता रही थी कि यह हिम शिखर कॉरपोरेशन और शालिनी के खिलाफ साजिश है। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शालिनी जी, मैं आपके साथ चलता हूं। मैं गाड़ी चला सकता हूं। शालिनी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप मेरे साथ आ सकते हैं। श्यामली वर्मा को भी बुलाइए। उसने ज्वेलरी बेची थी तो वो इसके बारे में ज्यादा जानती होगी। अभय ने सहमति दी और सेल्स डिपार्टमेंट में श्यामली को ढूंढने गया। इस बीच शालिनी ने अपनी चीजें समेटी और जाने की तैयारी की। श्यामली वर्मा टेबल पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसे पता था कि एक औरत ने उससे नकली ज्वेलरी खरीदी और कंपनी पर मुकदमा करने जा रही है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे यकीन था कि उसने जो ज्वेलरी बेची वो कंपनी की असली थी, नकली नहीं हो सकती। उसे फंसाया गया था। सेल्स डिपार्टमेंट के लोग आपस में कह रहे थे, विश्वास नहीं होता कि श्यामली नकली ज्वेलरी बेचेगी। सुना है, जिस कस्टमर ने नकली ज्वेलरी खरीदी वो हमारी कंपनी पर मुकदमा करने जा रही है। बहुत सारे लोगों को पता चल गया है। हाय, अब हमारी कंपनी की साख खत्म। ये सब श्यामली की गलती है। उसने नकली ज्वेलरी क्यों बेची? कर्मचारी जोर शोर से चर्चा कर रहे थे और श्यामली को नकली ज्वेलरी बेचने का इल्जाम लगा रहे थे। श्यामली सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे सेल्स डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती थी। उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ तो पूरे डिपार्टमेंट का सालाना बोनस रद्द हो सकता था।
उसके इस कदम से सबके हित प्रभावित हुए थे। जाहिर है, सब श्यामली से नाराज थे। आसपास के लोगों के इल्जाम सुनकर श्यामली और जोर से रोने लगी। अभय जैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट में घुसा, उसने बाकी कर्मचारियों की आलोचना सुनी। उसने गुस्से से कहा, चुप रहो। क्या तुम लोगों ने श्यामली को नकली ज्वेलरी बेचते देखा? अभय की बात सुनकर सबके चेहरे बदल गए, लेकिन कुछ कर्मचारी अभी भी सहमत नहीं थे और बोले, अभय, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपने अपहरित बच्चों को बचाया और अभी अच्छे नागरिक का सम्मान पाया, लेकिन आप श्यामली की गलती का बहाना नहीं बना सकते। सेल्स डिपार्टमेंट के लोग अभय की बहुत इज्जत करते थे और उससे दुश्मनी नहीं चाहते थे। आखिरकार वो उस शाम डायरेक्टर के साथ डिनर करने वाला था, लेकिन वो श्यामली को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें अपने सालाना बोनस के रद्द होने का गुस्सा था, जो 10,000 रुपए तक हो सकता था। अभय ने ठंडे लहजे में कहा, सुनो, मुझे नहीं लगता कि श्यामली ने नकली ज्वेलरी बेची होगी। मेरा यकीन है कि उसे फंसाया गया है। मैं उसकी बेगुनाही साबित करूंगा। उसने सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को देखा। उसके दिल में श्यामली एक अच्छी लड़की थी। वो दूसरी लड़की थी जिससे वो कंपनी में मिला था। श्यामली ने अभय को बहुत कुछ सिखाया था। काम के दौरान उसकी देखभाल की और उसे खाने पर भी बुलाया। उसने अभय के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। अभय को यकीन नहीं था कि श्यामली नकली ज्वेलरी बेचेगी। श्यामली ने अभय का समर्थन सुनकर घबराते हुए पूछा, भैया, क्या आप सचमुच मुझ पर भरोसा करते हैं? अभय का दिल श्यामली के आंसू देखकर दुखी हो गया। वो उसके पास गया, उसके आंसू पोंछे और बोला, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मुझे यकीन है कि तुम अच्छी लड़की हो और नकली ज्वेलरी नहीं बेच सकती। श्यामली ने आभार भरे लहजे में कहा, थैंक यू भैया। अभय पहला शख्स था जिसने उस पर भरोसा किया कि वो नकली ज्वेलरी नहीं बेचेगी। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, श्यामली बहन, रो मत। मैं तुम्हारे लिए इंसाफ ढूंढूंगा और तुम्हारी बेगुनाही साबित करूंगा। उसे श्यामली की मासूमियत और प्यारापन बहुत पसंद था। वो उसे परेशान नहीं होने दे सकता था। श्यामली ने कहा, थैंक यू भैया। आप यहां किसी काम से आए थे? अभय ने जवाब दिया, श्यामली बहन, सीईओ ने मुझे तुम्हें ढूंढने को कहा। हम उस औरत से मिलने जा रहे हैं जिसने ज्वेलरी खरीदी थी और देखेंगे कि वो मुकदमा वापस लेगी या नहीं। श्यामली ने कहा, भैया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो औरत मुकदमा वापस नहीं ले रही। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, श्यामली बहन, सीईओ नीचे हमारा इंतजार कर रही है। चलो उस औरत से मिलते हैं। वो श्यामली के साथ नीचे चल दिया। उस वक्त शालिनी BMW के पास खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। श्यामली ने शालिनी को देखते ही तेजी से उसके पास जाकर कहा, शालिनी जी, मुझे माफ करें। ये सब मेरी गलती है। मैंने कंपनी को मुसीबत में डाल दिया। शालिनी ने स्माइल के साथ उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने कंपनी की ज्वेलरी बेची थी। अगर वो नकली भी थी तो गलती कंपनी की है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कंपनी नकली ज्वेलरी बनाएगी। शालिनी की बात सुनकर श्यामली बहुत भावुक हो गई। उसे लगा था कि सीईओ उसे दोष देगी, लेकिन उसे तसल्ली देने की उम्मीद नहीं थी। उसने झुककर कहा, थैंक यू शालिनी जी। शालिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, श्यामली, मुझे थैंक यू मत कहो। तुम हिमशिखर कॉरपोरेशन की कर्मचारी हो। मैं अपने कर्मचारियों पर कोई गलत इल्जाम नहीं लगने दूंगी। चलो उस औरत से मिलते हैं जिसने ज्वेलरी खरीदी थी। वो पैसेंजर सीट पर बैठ गई। शालिनी अपने कर्मचारियों की बहुत हिफाजत करती थी, जिससे उसने सबकी इज्जत हासिल की थी। अभय ने दरवाजा खोला और श्यामली को पीछे की सीट पर बैठने को कहा। वो ड्राइवर सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। उसने चाबी घुमाई, एक्सेलरेटर दबाया और स्टीयरिंग व्हील मोड़ा। BMW ने एक जोर की आवाज निकाली और ओक बे कम्युनिटी की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो ओक बे कम्युनिटी पहुंच गए।
अभय ने अभी गाड़ी पार की थी कि उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो जय जैन था। जय ने अभय को देखकर हैरानी से पूछा, भैया आप यहां कैसे? अभय सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जय, मैं यहां एक मामले को सुलझाने आया हूं। उसे लगभग भूल ही गया था कि जय जैन ओक बे कम्युनिटी में रहता है। जय यूनिट नंबर 1 की तीसरी मंजिल पर रहता था। अभय उसके घर उसकी तबीयत ठीक करने गया था। क्या? जय ने अभय को भैया कहा। शालिनी गुप्ता हैरान और कंफ्यूज हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि शालिनी ने जय जैन के बारे में सुना था। वो पूर्वांचल शहर के 4 बड़े युवा मास्टर्स में से एक था। वो जैन परिवार से था, जो शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक है। वो असली दूसरी पीढ़ी का अमीर था। बड़े अमीर परिवारों की दूसरी पीढ़ी बहुत घमंडी होती है और आम लोगों की इज्जत नहीं करती। लेकिन अब 4 बड़े परिवारों में से एक का युवा मास्टर अभय को भैया कह रहा था। उसका रवैया भी बहुत गर्मजोशी भरा था। अगर शालिनी ने खुद ये शब्द न सुने होते तो उसे यकीन नहीं होता। जय ने सीना ठोकते हुए गर्व से कहा, भैया मैं ओक बे कम्युनिटी से बहुत वाकिफ हूं, क्योंकि मैं यही रहता हूं। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। उसे गिल्ट था कि वो हमेशा अभय से मदद मांगता रहा, लेकिन उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। अब जब उसे अभय की मदद करने का मौका मिला तो वो जरूर करना चाहता था। वो दिल से अभय की बहुत इज्जत करता था। जय की बात सुनकर अभय की आंखें चमक उठीं। उसे अभी तक नहीं पता था कि यूनिट नंबर 1 की पहली मंजिल पर कौन रहता है। चूंकि जय यहां रहता था, शायद उसे पता हो कि उस यूनिट में कौन है। अगर उन्हें ज्वेलरी खरीदने वाली औरत की पहचान पता चल जाए तो बात आसान हो जाएगी। शालिनी की मुश्किलें उसकी मुश्किलें थी। अपनी पत्नी के लिए उसे सोचना ही था। ये सोचकर अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, जय, क्या तुम्हें पता है कि यूनिट नंबर 1 की पहली मंजिल पर कौन रहता है? जय ने भौहें सिकोड़कर कहा, भैया पहले वहां हर्ष चतुर्वेदी रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले वो चला गया। अब मुझे नहीं पता कि वहां कौन रहता है। अभय ने पूछा, तुम कह रहे हो कि हर्ष चतुर्वेदी वहां रहता था, वो जो पूर्वांचल शहर के 4 युवा मास्टर्स में से एक है? जय ने जवाब दिया, हां भैया, वही शख्स जिससे आप चैरिटी दावत में मिले थे। अभय ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, क्या हर्ष चतुर्वेदी? मुझे नहीं लगा था कि ये तुम हो। उसकी आंखों में ठंडक की एक चमक थी। अभय को हर्ष चतुर्वेदी की अच्छी याद थी। उसने चैरिटी दावत में शालिनी को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन अभय ने उसे सबक सिखाया था। अभय को पहले से शक था कि यह साजिश है। अब जब सुना कि हर्ष चतुर्वेदी यहां रहता था तो उसे और यकीन हो गया कि यह साजिश है। वजह साफ थी। हर्ष को शालिनी और अभय से नफरत थी। वो शालिनी और हिम शिखर कॉरपोरेशन से बदला लेना चाहता था। उसने जरूर ज्वेलरी खरीदने वाली औरत को उकसाया होगा। शालिनी भी बहुत समझदार थी और उसे भी एहसास हो गया कि यह साजिश है, लेकिन साजिश होने के बावजूद उसे उस औरत से मिलना था और उसकी पहचान जाननी थी। शालिनी ने कहा, चलो उस औरत से मिलते हैं। वो आगे बढ़कर यूनिट नंबर 1 की पहली मंजिल की ओर चल पड़ी। जय अभय का साथी था तो वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया, ये देखने के लिए कि वो कुछ मदद कर सकता है या नहीं। ओक बे कम्युनिटी का डिजाइन सचमुच शानदार था। इलाके में ढेर सारी घास, एक फव्वारा, नकली पहाड़ और यहां तक कि एक आउटडोर पूल भी था। थोड़ी देर बाद वो यूनिट नंबर 1 की पहली मंजिल पर पहुंच गए। शालिनी दरवाजा खटखटाने वाली थी। तभी अभय ने उसे रोका और कहा, शालिनी जी, दरवाजा खटखटाने जैसा मुश्किल काम मुझे करने दीजिए। उसने अपनी दाहिनी उंगलियों से सोने के दरवाजे पर 3 बार खटखटाया। दरवाजा खुला और हरे कपड़े पहने एक औरत बाहर आई। वो औरत सुंदर थी, गोरी त्वचा और आकर्षक फिगर वाली। वो काफी लुभावनी थी, लेकिन शालिनी से तुलना नहीं की जा सकती थी।
खूबसूरत औरतों का सबसे बड़ा डर दूसरी खूबसूरत औरत से मिलना होता है। शालिनी के बगल में हर औरत साधारण लगती थी। बेशक रूपा सिन्हा इसका अपवाद थी। रूपा शालिनी जितनी ही खूबसूरत थी, कमरे में मौजूद औरत कोई और नहीं, हर्ष चतुर्वेदी की छोटी बहन तिंग चतुर्वेदी थी। तिंग ने अभय को देखते ही अपना चेहरा बदल लिया और बोली, ये तुम? उसे अभय से बहुत नफरत थी, क्योंकि उसने चैरिटी दावत में उसे डायनासोर कहा था और थप्पड़ मारा था। उसने उसे बहुत शर्मिंदा किया था। इसके बाद अभय उसका दुश्मन बन गया। वो अभय से बदला लेने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसे पता था कि अभय लड़ाई में बहुत माहिर है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए वो चुपके से बदला लेने की कोशिश कर रही थी। तिंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उसकी मंशा भांप ली। उसने अपने दाहिने पैर से दरवाजा रोक दिया ताकि तिंग उसे बंद न कर सके। फिर उसने हल्के से कहा, मिस तिंग चतुर्वेदी, जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो हमें अंदर क्यों नहीं बुलाती? तिंग अभय की बात सुनकर इतनी गुस्से में हंसी कि बोली, अभय, हम दुश्मन हैं, मैं तुम्हें अपने घर में क्यों आने दूं? अभय ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, लेकिन ये बताओ, क्या तुमने नकली ज्वेलरी खरीदी थी? मैं चाहता हूं कि तुम कंपनी के खिलाफ मुकदमा वापस लो। उसे तिंग के घर में घुसने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी चिंता यह थी कि वो कंपनी के खिलाफ मुकदमा वापस ले। बाकी सब गौण था। तिंग ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, मुकदमा वापस लेना? भूल जाओ, तुम्हारी कंपनी ने नकली ज्वेलरी बेची। मैं तुम पर मुकदमा करूंगी जब तक कि कंपनी की साख मिट्टी में न मिल जाए और कंपनी दिवालिया न हो जाए। मैं तुम्हें कंगाल करना चाहती हूं। भले ही वो आकर्षक थी, उसके शब्द बहुत जहरीले थे। वो न सिर्फ हिम शिखर कॉरपोरेशन को बर्बाद करना चाहती थी, बल्कि अभय को कंगाल भी करना चाहती थी। तिंग के जहरीले शब्द सुनकर अभय, शालिनी, श्यामली वर्मा और यहां तक कि जय जैन के चेहरों पर गुस्सा छा गया। शालिनी ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाया। उसने ठंडे लहजे में कहा, मिस तिंग चतुर्वेदी, मैं आपसे पूछती हूं, आपने ज्वेलरी कितने में खरीदी थी? तिंग ने हल्के से कहा, शालिनी जी, मैंने इसे 50,000 रुपए में खरीदा था। वो शालिनी को पहचानती थी, लेकिन परवाह नहीं की। शालिनी ने कहा, मिस तिंग, अगर आप मुकदमा वापस लेती हैं तो मैं आपको दोगुना दूंगी। मैं आपको 10 लाख रुपए मुआवजा दूंगी। तिंग ने तंज कसते हुए कहा, 10 लाख रुपए? शालिनी जी, क्या आपको लगता है कि मैं भिखारी हूं? शालिनी ने कहा, अगर आपको कम लगता है तो मैं इसे 20 लाख रुपए कर सकती हूं। यह आपके खर्चे का 4 गुना है। तिंग ने ठंडी स्माइल के साथ तिरस्कार से कहा, नहीं, मैं मुकदमा वापस नहीं लूंगी। मुझे मनाने की कोशिश छोड़ दो। यह पैसों का मामला नहीं था। उसका मकसद हिम शिखर कॉरपोरेशन को बर्बाद करना और अभय व शालिनी से बदला लेना था। अगर हिम शिखर कॉरपोरेशन दिवालिया हो जाए और अभय सड़क पर आ जाए तो तिंग उसके पास जाकर उसका मजाक उड़ा सकती थी। शालिनी गुप्ता तिंग चतुर्वेदी के शब्दों से बहुत गुस्से में थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्से की चमक दिखी। उसे पता था कि ये औरत जानबूझकर हिम शिखर कॉरपोरेशन को निशाना बना रही थी, खासकर अभय सिन्हा और उसे। चूंकि तिंग ने मुआवजा ठुकरा दिया था, शालिनी को दूसरा रास्ता सोचना पड़ा। वो चुपचाप नहीं देख सकती थी कि कंपनी की साख बर्बाद हो जाए। उसने स्माइल के साथ कहा, मिस चतुर्वेदी, आप कहती है कि कंपनी से खरीदी जेड की चूड़ी नकली है, तो कृपया उसे निकालिए। मुझे देखना है कि वो सचमुच नकली है या नहीं। शालिनी की बात सीधे निशाने पर थी। अगर तुम कहती हो कि हमारी कंपनी से नकली ज्वेलरी खरीदी, तो वो ज्वेलरी दिखाओ। तिंग ने शालिनी की बात सुनकर भौहें सिकोड़ ली और ठंडे लहजे में कहा, जेड की चूड़ी मेरे पास नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? तिंग और उसके भाई हर्ष चतुर्वेदी ने पहले से अनुमान लगा लिया था कि शालिनी चूड़ी की जांच के लिए आएगी।
इसलिए उन्होंने उसे दूसरी जगह रख दिया था। शालिनी ने ठंडी स्माइल दी। तिंग की बेशर्मी से वो बहुत गुस्से में थी। उसे समझ आ गया था कि तिंग उन्हें बर्बाद करने पर तुली है। उसने जवाबी चाल सोच ली थी। उसने ठंडे लहजे में स्माइल के साथ कहा, मिस तिंग चतुर्वेदी, अगर आप चूड़ी नहीं दिखा सकती तो मैं कह सकती हूं कि आप दोषी हैं। शायद कंपनी ने असली चूड़ी बेची थी और आपने उसे नकली से बदलकर कंपनी को फंसाया। मैं आप पर बदनामी का मुकदमा कर सकती हूं। शालिनी का बिजनेस क्वीन का खिताब बेकार नहीं था। वो अपनी काबिलियत से हिम शिखर कॉरपोरेशन की सीईओ बनी थी। अगर तिंग चूड़ी नहीं दिखा सकती तो कोई सबूत नहीं होगा। शालिनी उस पर बदनामी का मुकदमा कर सकती थी। तिंग ने हल्के से कहा, सच कहूं, जेड की चूड़ी मेरे पास नहीं है। मैंने उसे प्राचीन वस्तु संघ को दे दिया है। प्राचीन वस्तु संघ प्राचीन राजा प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। मेरी खरीदी चूड़ी उन चीजों में से एक होगी जिनकी जांच होगी। उसके शब्द हल्के थे, लेकिन शालिनी के लिए बम की तरह थे। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तिंग बहुत शातिर थी। उसने जेड की चूड़ी को प्राचीन राजा प्रतियोगिता में कैसे दे दिया? शालिनी ने तिंग को ठंडी नजरों से घूरा। उसे थप्पड़ मारने का मन हुआ। अभय ने शालिनी का पीला चेहरा देखकर पूछा, शालिनी जी, ये प्रतियोगिता क्या है? वो हाल ही में पूर्वांचल शहर आया था, तो उसे शहर के आयोजनों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। शालिनी ने कड़वाहट भरी स्माइल के साथ कहा, पूर्वांचल शहर का प्राचीन वस्तु संघ हर साल प्राचीन राजा प्रतियोगिता आयोजित करता है। इसमें सभी बड़े लोग और मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं। प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा प्राचीन वस्तुओं और ज्वेलरी की जांच करने वाला प्राचीन राजा कहलाता है। शालिनी की बात सुनकर अभय को प्रतियोगिता समझ आई। सीधे शब्दों में, ये एक ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें बड़े अधिकारियों, सीईओ और मशहूर लोगों के सामने प्राचीन वस्तुओं और ज्वेलरी की जांच होती थी। अब उसे तिंग की शातिर चाल समझ आई। उसने हिम शिखर कॉरपोरेशन से खरीदी ज्वेलरी को प्राचीन प्रतियोगिता में दे दिया। अगर वहां के लोग इसे नकली बताते तो पूरा पूर्वांचल शहर मान लेता कि हिम शिखर कॉरपोरेशन नकली ज्वेलरी बेचती है। कंपनी के ग्राहक इसे छोड़ देते। अभय को यकीन था कि कंपनी की ज्वेलरी असली थी, लेकिन तिंग ने असली ज्वेलरी को नकली से बदलकर प्रतियोगिता में दे दिया होगा। अगर उसकी चाल कामयाब हुई तो कंपनी की साख बर्बाद हो जाती। हर्ष चतुर्वेदी और तिंग चतुर्वेदी बहुत शातिर थे। वो सचमुच कंपनी को बर्बाद करना चाहते थे। शालिनी का चेहरा बहुत पीला हो गया था। कंपनी के लिए आने वाली मुसीबत सोचकर उसका शरीर डगमगा गया और वो गिरने वाली थी। अच्छा हुआ कि अभय ने उसे वक्त पर संभाल लिया। अभय ने शालिनी को देखकर दुखी होकर कहा, शालिनी जी, जब जेड की चूड़ी यहां नहीं है तो चलिए। शालिनी का दिमाग सुन्न था। उसने सिर हिलाया और बोली, हां, चलते हैं। लगता है तिंग हमें बर्बाद करने पर तुली है। शालिनी को तिंग के बारे में पता था। वो चतुर्वेदी कॉरपोरेशन की युवा मालकिन थी। चतुर्वेदी कॉरपोरेशन पूर्वांचल शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक था। ये अरबों की कंपनी हिम शिखर कॉरपोरेशन से बहुत बड़ी थी। उनके लिए हिम शिखर को बर्बाद करना बहुत आसान था। तिंग ने शालिनी का पीला चेहरा देखकर उत्साह से कहा, छी छी, इतना छोटा झटका भी नहीं सह सकती। सुनो, कल प्रतियोगिता में तुम्हारी कंपनी की साख पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अभय ने तिंग के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। उसका चेहरा सूज गया और उस पर साफ हाथ का निशान बन गया। तिंग ने सूजे चेहरे को पकड़ते हुए गुस्से से कहा, अभय, तुम हरामी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? उसे अभय ने फिर से मारा था। वो उससे नफरत करती थी। अभय ने उसकी गाली सुनकर फिर से थप्पड़ मारा। तिंग चक्कर खाकर सुन्न हो गई। इस औरत ने उसकी पत्नी शालिनी को गुस्से से बेहोश करने की कगार पर ला दिया था। उसे मारना बनता था। अभय ने जाहिर तौर पर कोई कसर नहीं छोड़ी। तिंग ने अभय को अंधेरे भरी नजरों से देखा।
लेकिन फिर गाली देने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि गाली दी तो अभय फिर मारेगा। अभय ने शालिनी को सहारा देते हुए कहा, चले शालिनी जी। वो श्यामली वर्मा और जय जैन के साथ वहां से चला गया। तिंग ने अभय को जाते हुए देखकर जहरीले लहजे में कहा, अभय, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। उसने दरवाजा बंद किया और गुस्से से बोली, बाहर आओ। कब तक छिपे रहोगे? बेडरूम से एक हैंडसम जवान निकला। उसकी नाक ऊंची थी, चेहरा नुकीला था। उसने अरमानी सूट और वांचरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी पहनी थी। वो कोई और नहीं, हर्ष चतुर्वेदी था। वो अभी तक बेडरूम में छिपा था। तिंग ने सूजे चेहरे को पकड़ते हुए गुस्से से पूछा, भैया, आप बाहर क्यों नहीं आए और अभय को सबक क्यों नहीं सिखाया? उसने मुझे थप्पड़ मारा। उसे अपने भाई से बहुत शिकायत थी। उसने जरूर सुना होगा कि अभय ने उसे मारा, लेकिन वो बेडरूम में छिपा रहा। उसने मदद की कोशिश नहीं की। हर्ष ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, छोटी तिंग, तुम्हें पता है कि वो शख्स बहुत ताकतवर है। चैरिटी दावत में उसने मुझे पीटा था। मैंने तुम्हें कहा था कि हम उससे लड़ाई में नहीं जीत सकते, लेकिन हम उसे फंसा सकते हैं, जैसे इस बार किया। अपनी बहन के गुस्से के सामने हर्ष जरा भी नाराज नहीं था। वो बेफिक्र लग रहा था। तिंग को पता था कि उसका भाई सही कह रहा है। अगर वो बाहर आता तो भी अभय उसे थप्पड़ मार देता, लेकिन उसे फिर भी बुरा लग रहा था। हर्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए कहा, छोटी तिंग, परेशान मत हो। कल प्राचीन प्रतियोगिता के बाद हिम शिखर कॉरपोरेशन की साख खत्म हो जाएगी। वो दिवालिया हो जाएंगे और अभय सड़क पर आ जाएगा। तिंग ने जहरीले लहजे में कहा, भैया, मैं चाहती हूं कि आप किसी को बुलाकर उसके सारे हाथ पैर तोड़ दें। मैं चाहती हूं कि वो मरने की हालत में पहुंच जाए। हर्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, मुझे भी उससे नफरत है। मैं किसी को ढूंढूंगा जो उसे सबक सिखाए और उसके हाथ पैर तोड़े। उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। सच कहें तो हर्ष ने चैरिटी दावत के बाद अभय को सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढने की सोची थी, लेकिन टाइगर किंग और पैंथर किंग ने उसे रोक दिया था। उनका कहना था कि कोई अभय का मुकाबला नहीं कर सकता। टाइगर किंग और पैंथर किंग क्रमशः टाइगर क्षेत्र और पैंथर क्षेत्र के राजा थे। हर्ष उनकी बात नहीं टाल सकता था, लेकिन इस बार हर्ष ने चुपके से किसी को अभय को सबक सिखाने के लिए रखने का फैसला किया। जब शालिनी गुप्ता, अभय सिंह और श्यामली वर्मा तिंग चतुर्वेदी के घर से निकले तो उनके चेहरों पर उदासी थी। ये मामला कंपनी की साख से जुड़ा था और सबको प्रभावित करता था। जय जैन ने अभय से कहा, भैया, मेरा एक दोस्त प्राचीन वस्तु संघ का सदस्य है, क्या मैं उससे मदद मांगू? तिंग के शब्दों से उसने समझ लिया था कि वो हिम शिखर कॉरपोरेशन की साख बर्बाद करना चाहती है। उसकी मंशा बहुत खराब थी। चूंकि अभय कंपनी का कर्मचारी था, जय को उसकी फिक्र थी। अभय ने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं इस समस्या को संभाल लूंगा। मैं चलता हूं, बाद में मिलते हैं। उसने जय की मदद ठुकरा दी। वो ड्राइवर सीट पर बैठा, एक्सेलरेटर दबाया, स्टीयरिंग मोड़ा और शालिनी व श्यामली को हिम शिखर कॉरपोरेशन वापस ले गया। कंपनी पहुंचकर अभय ने श्यामली को काम पर वापस जाने को कहा। वो खुद शालिनी के साथ उनके ऑफिस गया। सीईओ ऑफिस में शालिनी का चेहरा पीला था और उसकी आंखें उदास थी। जाहिर था कि वो कल की प्राचीन राजा प्रतियोगिता को लेकर चिंतित थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। अभय ने तसल्ली भरी स्माइल के साथ कहा, शालिनी, चिंता मत करो। जब कोई आसपास न हो, वो शालिनी को नाम से बुलाता था। सिर्फ लोगों के सामने ही वो उसे शालिनी जी कहता था। शालिनी ने अभय की बात सुनकर कड़वाहट भरी स्माइल दी और बोली, मैं चिंता कैसे न करूं? तिंग ने हमारी बेची ज्वेलरी को जरूर बदल दिया होगा। वो नकली चूड़ी प्राचीन प्रतियोगिता में ले जाएगी और कंपनी को शर्मिंदा करेगी। वो कंपनी की साख बर्बाद करना चाहती है।
अभय को शालिनी की चिंता समझ थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शालिनी, क्या तुम भूल गई कि प्राचीन वस्तु संघ का अध्यक्ष कौन है? शालिनी ने भौहें सिकोड़ी और अचानक अपने माथे पर हाथ मारा। उसकी आंखें समझ से चमक उठीं और बोली, मैं कैसे भूल गई? प्राचीन वस्तु संघ का अध्यक्ष युनचांग शर्मा है। वो अभी हाल ही में हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी बना है। युनचांग शर्मा का नाम सोचते ही शालिनी का चेहरा उत्साह से भर गया। वो कल की प्रतियोगिता को लेकर इतनी चिंतित थी कि प्राचीन वस्तु संघ के अध्यक्ष को भूल गई थी। अभय ने उसे हिम शिखर कॉरपोरेशन में बुलाया था। उसने उत्साह से कहा, अभय, आप कमाल है। जल्दी युनचांग जी को बुलाइए। मैं उनसे पूछूंगी कि इस समस्या का हल कैसे करना है। उसे पता था कि युनचांग प्राचीन प्रतियोगिता के जज हैं। उनके होने से हिम शिखर कॉरपोरेशन के लिए अभी भी उम्मीद थी। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो शालिनी, मैं अभी युनचांग जी को बुलाता हूं। थोड़ी देर बाद अभय युनचांग शर्मा को सीईओ ऑफिस में ले आया। भले ही उनके बाल सफेद थे, उनकी आंखें जोश से चमक रही थी। वो स्वस्थ और हंसमुख लग रहे थे। शालिनी ने घबराते हुए खड़े होकर अपनी सीट छोड़ी और कहा, युनचांग जी, कृपया बैठिए। उसे पता था कि युनचांग ने हिम शिखर कॉरपोरेशन का डिजाइनर बनना उसके लिए नहीं, बल्कि अभय की वजह से स्वीकार किया था। शालिनी युनचांग की बहुत इज्जत करती थी। उनके सामने वो अपनी हैसियत नहीं दिखाना चाहती थी और उसे उनसे मदद मांगनी थी तो उसका रवैया अच्छा होना जरूरी था। युनचांग ने हल्के से मुस्कुराकर सीट पर बैठते हुए पूछा, शालिनी जी, क्या बात है? शालिनी ने युनचांग के लिए एक कप चाय बनाई और सारी बात बताई। युनचांग जी, बात यह है कि हमने तिंग चतुर्वेदी को एक ज्वेलरी बेची थी। उसने कहा कि वो नकली है और उसे प्राचीन वस्तु संघ को दे दिया। उसने मांगा है कि कल प्राचीन राजा प्रतियोगिता में उसकी जांच हो। युनचांग ने शालिनी की बात सुनकर भौहें सिकोड़ ली और कहा, शालिनी जी, मुझे यकीन है कि आपकी कंपनी की ज्वेलरी असली है, लेकिन तिंग ने उसमें छेड़छाड़ की होगी। अब जब ज्वेलरी प्राचीन वस्तु संघ में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शालिनी ने पूछा, युनचांग जी, आप प्राचीन वस्तु संघ के अध्यक्ष हैं, क्या सचमुच कुछ नहीं कर सकते? युनचांग ने कहा, शालिनी जी, मैं सिर्फ मानद अध्यक्ष हूं। उम्र की वजह से मैं 1 महीने पहले रिटायर हो चुका हूं। अब सब कुछ उपाध्यक्ष संजय हालदार संभालता है। ज्वेलरी भी उसके पास है। वो 1 महीने पहले प्राचीन वस्तु संघ से रिटायर हो चुके थे। वो सिर्फ मानद अध्यक्ष थे और संघ के अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं रखते थे। संजय हालदार का नाम सुनकर अभय ने भौहें सिकोड़ ली। उसे पता था कि यही वो शख्स था जिसने युनचांग को नकली बांस का चायदान गिफ्ट किया था, जिससे युनचांग बहुत बीमार हो गए थे। भले ही अभय संजय से कभी नहीं मिला, लेकिन उसे सहज रूप से उस पर भरोसा नहीं था। शालिनी का चेहरा स्थिति की मुश्किल समझकर बदल गया। उसने पूछा, युनचांग जी, अब हम क्या करें? उसे लगा था कि युनचांग को बुलाने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। प्राचीन वस्तु संघ का काम उपाध्यक्ष संजय हालदार संभाल रहा था। युनचांग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हल्के से कहा, इसका एक और हल है। शालिनी ने उत्सुकता से पूछा, युनचांग जी, क्या हल? युनचांग ने कहा, हल बहुत आसान है। आप किसी को प्राचीन राजा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भेज सकते हैं। शालिनी ने कहा, युनचांग जी, प्राचीन वस्तुओं की जांच के लिए बहुत खास ज्ञान चाहिए। कंपनी में ऐसा कोई नहीं है। युनचांग ने हंसते हुए कहा, हाँ शालिनी जी, आपके पास ऐसा शख्स है, आपने उसे बस खोजा नहीं है। शालिनी ने पूछा, मुझे सचमुच नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं, बता सकते हैं? युनचांग ने अभय की ओर देखते हुए स्माइल के साथ कहा, वो आपके सामने है। शालिनी ने युनचांग की नजरों का पीछा किया और तुरंत अभय को देखा। उसने हैरानी से कहा, युनचांग जी, आप जिस प्रतिभाशाली की बात कर रहे हैं वो अभय है?
युनचांग ने तारीफ भरे लहजे में कहा, हां, अभय ही है। उसे प्राचीन वस्तुओं का बहुत ज्ञान है। वो असली प्रतिभाशाली है। उसके लहजे से साफ था कि वो अभय की बहुत कद्र करता था। अभय ने युनचांग को 3 बार हैरान किया था। पहली बार चैरिटी दावत में, जब उसने फीनिक्स जेड पेंडेंट खोजा था। दूसरी बार जेड मार्केट में, जब उसने सम्राट जेड पाया। तीसरी बार युनचांग के घर, जब उसने देख लिया कि बास का चायदान नकली था। वो चायदान संजय हालदार ने युनचांग के भतीजे की सगाई के लिए शुलिंग शर्मा को गिफ्ट देने के लिए दिया था। युनचांग भी नहीं पहचान पाए थे कि वो नकली है, लेकिन अभय ने बता दिया था। इसलिए युनचांग अभय की बहुत इज्जत करता था। सच कहें तो शालिनी को युनचांग की बात पर शक हुआ कि अभय प्राचीन वस्तुओं का माहिर है। उसे यकीन था कि अभय लड़ाई, आयुर्वेद और खाना बनाने में बहुत काबिल है, लेकिन प्राचीन वस्तुओं का ज्ञान, इसके लिए तकनीकी जानकारी और सालों की पढ़ाई चाहिए। अभय तो सिर्फ एक आम कर्मचारी था। उसे इतना कैसे पता होगा? लेकिन चूंकि युनचांग ने कहा कि अभय प्रतिभाशाली है, शालिनी ने इस बार उस पर भरोसा करने का फैसला किया। शालिनी गुप्ता ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए उत्सुकता भरी आंखों से पूछा, अभय, क्या आपको सचमुच प्राचीन वस्तुओं की पूरी जानकारी है? उसे अभय पर भरोसा था, लेकिन मामला बहुत अहम था और हिम शिखर कॉरपोरेशन की साख पर असर डालता था। ये कंपनी के वजूद को भी प्रभावित कर सकता था, इसलिए वो ज्यादा सावधान थी। अभय ने आत्मविश्वास भरी स्माइल के साथ कहा, निश्चिंत रहो, बिल्कुल। मुझे प्राचीन राजा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो प्राचीन वस्तुओं का राजा था। उसने अनगिनत कीमती चीजें देखी थी। पूर्वांचल शहर स्तर की प्राचीन प्रतियोगिता उसके लिए आसान थी। शालिनी ने अभय का आत्मविश्वास देखकर कहा, ठीक है, मैं प्रतियोगिता तुम्हारे हवाले करती हूं। कंपनी की साख तुम पर निर्भर है। उसने अभय पर भरोसा करने का फैसला किया। उसे पता था कि उसका पति उससे झूठ नहीं बोलेगा। उसे प्राचीन वस्तुओं का ज्ञान जरूर होगा। अगर उसका पति कह रहा है तो उसे प्राचीन वस्तुओं की जानकारी होगी। शालिनी को अपने पति पर यकीन था। युनचांग शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अभय, मैं तुम्हारा नाम प्रतियोगिता के लिए दर्ज करवाऊंगा। तुम कल प्राचीन राजा प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हो। वो प्राचीन वस्तु संघ के अध्यक्ष थे, तो उनके पास एक सिफारिश की जगह थी। उन्हें अभय को सिफारिश करनी थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये जवान सबको हैरान करेगा। अभय ने आभार जताते हुए कहा, थैंक यू युनचांग जी। परेशानी के लिए माफी। उसे पता था कि प्रतियोगिता में दाखिल होने के लिए युनचांग को अपने रसूख का इस्तेमाल करना होगा। युनचांग के जाने के बाद ऑफिस में सिर्फ शालिनी और अभय रह गए। शालिनी ने अचानक याद करके कहा, अभय, छुट्टी का वक्त हो गया है, तैयार हो जाइए। क्रिमिनल पुलिस डायरेक्टर ने आपको डिनर पर बुलाया है। डायरेक्टर ने अभय को डिनर पर बुलाया था, तो उसका जाना जरूरी था। अगर वो डायरेक्टर को नाराज करता तो नतीजे गंभीर हो सकते थे। आखिरकार वो शहर की सारी पुलिस और सुरक्षा का जिम्मेदार था। अभय ने कहा, शालिनी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? अकेले जाने में मजा नहीं आएगा। वो चाहता था कि शालिनी उसके साथ आए। शालिनी उसकी पत्नी थी। उसे डिनर के लिए साथ ले जाना चाहिए था। अभय के सुझाव से शालिनी थोड़ा भावुक हो गई। वो डिनर पर जाना चाहती थी, लेकिन सोचने के बाद उसने मना कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे पेश करेगी। पत्नी, सीईओ, दोस्त या सहकर्मी? अगर शालिनी कहती कि वो अभय की दोस्त है, तो ये डायरेक्टर से झूठ होता। अगर बाद में डायरेक्टर को पता चलता तो वो नाराज हो सकता था। ये बहुत खराब होता। सोचने के बाद शालिनी ने सिर हिलाकर कहा, अभय, इस बार मैं नहीं जाऊंगी, अगली बार चलूंगी। अभय को शालिनी की चिंता समझ थी। उसने कहा, ठीक है शालिनी, मैं चलता हूं। फिर उसने हाथ हिलाया और ऑफिस से निकल गया। छुट्टी का वक्त हो चुका था,
तो वो ग्रीन रेस्तरां की ओर चल पड़ा, जहां डायरेक्टर ने उसे डिनर पर बुलाया था। शालिनी ने अपनी पलकें झपकाई और सोचा, क्या मुझे अभय और मेरे पति पत्नी के रिश्ते को सबके सामने बताना चाहिए? उस पल उसे अचानक अपने रिश्ते को खुल्लम खुल्ला करने का मन हुआ। अगर उनका रिश्ता सबको पता होता तो वो अभय के साथ डिनर पर जा सकती थी। वो दोनों खुलकर साथ रह सकते थे, छिपने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर रिश्ता खुला तो वो चर्चा का विषय बन जाते। ये बहुत मुश्किल होता। इसलिए शालिनी ने अभी रिश्ता छिपाने और बाद में बताने का फैसला किया। आखिरकार वो हिम शिखर कॉरपोरेशन की सीईओ थी, बिजनेस क्वीन और पूर्वांचल शहर की नंबर 1 सुंदरी। उसकी हर हरकत सबका ध्यान खींचती थी। जैसे ही अभय ऑफिस से निकला, उसका फोन बजने लगा। उसने कॉलर आईडी देखी। ये माया राठौर थी। उसने स्माइल के साथ फोन उठाया और पूछा, छोटी माया, क्या बात है? माया की नरम और मधुर आवाज आई, अभय डायरेक्टर ग्रीन रेस्तरां में आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी आ जाइए। उसकी आवाज कानों को सुकून देती थी। इतनी खूबसूरत आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता था। अभय ने कहा, ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। उसने फोन काटा और टैक्सी लेकर ग्रीन रेस्तरां की ओर चल पड़ा। आधे घंटे बाद वो ग्रीन रेस्तरां पहुंचा। ग्रीन रेस्तरां एक 5 सितारा जगह थी, जहां खाना, मनोरंजन और ठहरने की सुविधाएं थी। बाहर का सजावट शानदार थी। चमकता हुआ टेम्पर्ड ग्लास का घूमता दरवाजा बहुत आकर्षक था। माया राठौर ने सफेद ड्रेस पहनी थी। वो अपनी गोरी त्वचा और खूबसूरत फिगर के साथ कमाल की लग रही थी। वो प्रवेश द्वार पर अभय का इंतजार कर रही थी। चूंकि छुट्टी का वक्त था, माया ने ड्रेस पहनी थी। वो आमतौर पर ड्रेस नहीं पहनती थी, लेकिन इस बार अभय के लिए पहनी थी। अभय ग्रीन रेस्तरां पहुंचा और माया को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। ड्रेस में उसका फिगर और आकर्षक लग रहा था। वो बहुत प्यारी दिख रही थी। सबसे खास बात, माया पहले बहुत साधारण थी, लेकिन अभय की मदद के बाद उसका फिगर ज्यादा आकर्षक हो गया था। भले ही वो शालिनी जितना नहीं था, लेकिन काफी बेहतर था। अभय ने माया के फिगर को देखते हुए स्माइल के साथ कहा, छोटी माया, देखो मेरी मदद से तुम्हारा फिगर कितना बेहतर हो गया। माया ने शर्माते हुए अभय को शरारत भरी नजरों से देखा और कहा, शरारती, उसे शर्मिंदगी कैसे न होती। उसे वॉशरूम में अभय की हरकतें याद आ गई और वो गर्म और घबराई हुई महसूस करने लगी। उसने कहा, डायरेक्टर अंदर हमारा इंतजार कर रहा है, अंदर जाकर कुछ अजीब मत कहना। उसने अभय का हाथ पकड़ा और उसके साथ रेस्तरां के अंदर की ओर चल दी। उस वक्त वीआईपी रूम नंबर 88 में 4 लोग इंतजार कर रहे थे। एक मजबूत कदकाठी का अधेड़ शख्स था। वो करीब 50 साल का था। उसका चेहरा गहरा और आंखें बड़ी थी। उसमें एक बड़े अधिकारी की शान और रौब था। वो कोई और नहीं, पूर्वांचल शहर के क्रिमिनल पुलिस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर तन्मय राठौर था। उसे लौह मुखौटा डायरेक्टर कहा जाता था। तन्मय के बाई और एक 30 साल का जवान बैठा था। वो बहुत शान से बैठा था। उसकी आंखें बड़ी और नाक ऊंची थी। उसके बगल में एक खूबसूरत औरत थी। अभय ने अनुमान लगाया कि वो जवान और औरत एक जोड़ा होंगे। तन्मय के दाईं और एक सभ्य दिखने वाला जवान था। वो गोरा था और चश्मा पहने था। उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। जब उसने माया को अभय का हाथ पकड़े देखा, माया राठौर ने अभय सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा, डायरेक्टर, मैं उस शख्स को ले आई हूं जिससे आप मिलना चाहते थे। दाई ओर बैठे चश्मा पहने जवान की आंखों में नाखुशी की चमक थी। उसने कहा, माया, वो डायरेक्टर नहीं, तुम्हारे पिता है। माया ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया, वो मेरे पिता है, लेकिन क्रिमिनल पुलिस के डायरेक्टर भी है। मेरी बात गलत नहीं है। उसके लहजे से साफ था कि वो अपने पिता से कुछ नाखुश थी। उसने तन्मय राठौर की ओर देखकर हल्की स्माइल के साथ कहा,
डायरेक्टर, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड से नहीं मिलना चाहते थे? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसका नाम अभय सिंह है। क्या? बॉयफ्रेंड? अभय हैरान रह गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। माया ने कहा था कि डायरेक्टर ने उसे डिनर पर बुलाया है। फिर उसने उसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बताया? माया की बात सुनकर सबकी नजरें अभय पर टिक गई। लोग उत्सुक, कंफ्यूज और शॉक दिख रहे थे। तन्मय राठौर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जवान, मेरा नाम तन्मय राठौर है। मैं क्रिमिनल पुलिस का डायरेक्टर हूं। और माया का पिता, उसका रवैया ज्यादा गर्मजोशी भरा नहीं था। उसका चेहरा भावहीन था। साफ था कि उसे अभय ज्यादा पसंद नहीं था। इससे अभय थोड़ा कंफ्यूज हुआ। माया ने कहा था कि डायरेक्टर ने उसे डिनर पर बुलाया है, फिर वो इतना ठंडा बर्ताव क्यों कर रहा है? अभय ने भौहें सिकोड़कर पूछा, डायरेक्टर राठौर, माया ने कहा था कि आपने मुझे डिनर पर बुलाया है। तन्मय ने जवाब दिया, हां, मैंने तुम्हें डिनर पर बुलाया था। माया ने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो मैं उससे मिलना चाहता था। चश्मा पहने जवान अचानक खड़ा हुआ और जोर से बोला, माया, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे यकीन नहीं कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उस जवान का नाम चेतन हालदार था। वो माया के साथ एक मोहल्ले में बड़ा हुआ था। वो हाल ही में विदेश से पढ़ाई करके लौटा था और अब माया को चाहता था। माया के पिता ने चेतन को माया को चाहने की इजाजत दी थी, लेकिन माया ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है। इसलिए उन्होंने माया से कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को लाए। माया ने आकर्षक स्माइल के साथ अभय का हाथ पकड़ते हुए कहा, चेतन, सच कहूं, मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे अभय पसंद है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? अब समझ आया कि माजरा क्या है। मुझे बहाना बनाया गया है। अभय को आखिरकार समझ आया। उसे पता था कि चेतन माया को चाहता है और उसने उसके पिता को भी मना लिया है। माया ने उसे बहाना बनाकर चेतन को ठुकराया था। मुझे तो पहले से शक था। इतना बड़ा क्रिमिनल पुलिस डायरेक्टर मुझे हिमशिखर कॉरपोरेशन के एक आम कर्मचारी को डिनर पर क्यों बुलाएगा? ये सब माया ने बनाया था। अभय ने नाखुशी से माया को घूरा और सोचा, तुम्हें कम से कम मुझे बताना चाहिए था कि तुम मुझे बहाना बनाने जा रही हो। यह तो अचानक हमला है। मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं। चेतन ने खड़े होकर घमंड भरे लहजे में कहा, अभय, मैं चाहता हूं कि तुम माया को छोड़ दो। तुम उसके लायक नहीं हो। उसकी आवाज में गर्व था। उसने अभय को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ये क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तिरस्कार और मजाक के साथ? चेतन की नजरें देखकर अभय ने भौहें सिकोड़ ली। उसे गुस्सा आया और उसने सोचा, तुम माया को चाहते हो, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे की? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभय ने हंसते हुए कहा, हाँ, माया मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसे क्यों छोड़ूं? उसने जानबूझकर माया की कमर पर हाथ रखकर उसे करीब खींच लिया। अभय ने चेतन को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा किया। उसने उसे नीचा क्यों दिखाया? मिट्टी का आदमी भी गुस्सा करता है, फिर वुल्फ टाइगर ग्रुप का लीडर अभय तो करेगा ही। चेतन ने अभय को माया की कमर पर हाथ रखते देखकर कहा, अभय, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी हैसियत समझो। कुछ लोग हैं जिन्हें तुम नाराज नहीं करना चाहोगे। उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कुछ लोग जिन्हें मैं नाराज नहीं करना चाहूंगा? चेतन की धमकी सुनकर अभय इतना गुस्सा हुआ कि हंसने को मन हुआ। वो वुल्फ क्षेत्र का राजा था। वुल्फ क्षेत्र का प्रेसिडेंट भी उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। अभय ने ठंडी स्माइल के साथ तिरस्कार से कहा, मैं मुसीबत ढूंढना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझसे मुसीबत ले तो मैं पीछे नहीं हटता। तुम कौन हो? मैं तुम्हें क्यों न नाराज करूं? चेतन ने गर्व से कहा, चूंकि तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा पिता पूर्वांचल शहर का उपमेयर है। उपमेयर, मेयर के बाद शहर का दूसरा सबसे प्रभावशाली शख्स।
कोई आम इंसान सुनता कि वो उपमेयर का बेटा है तो उसकी खुशामद करने लगता, लेकिन चेतन के आश्चर्य में अभय का चेहरा उसकी पहचान सुनकर जरा भी नहीं बदला, जैसे उसने सुना ही न हो। अभय ने तंज कसते हुए कहा, मुझे लगा तुम वुल्फ क्षेत्र के प्रेसिडेंट के बेटे हो, लेकिन तुम तो सिर्फ उपमेयर के बेटे हो। वुल्फ क्षेत्र में प्रेसिडेंट का बेटा भी अभय को देखकर सिगरेट ऑफर करता था और उसका हाल पूछता था। चेतन को उसके सामने दिखावा करने का कोई हक नहीं था। अभय के ताने सुनकर चेतन का चेहरा काला पड़ गया। उसने ठंडे लहजे में पूछा, अभय, तुम बहुत डींग मारते हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अभय ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, मुझे अपनी पहचान तुम्हें क्यों बतानी चाहिए? तुम हो कौन? वो वुल्फ क्षेत्र का राजा और अंडरवर्ल्ड का सम्राट था। चेतन उसकी पहचान जानने के लायक नहीं था। तभी एक अधेड़ मैनेजर अंदर आया और तन्मय राठौर से पूछा, डायरेक्टर, आपके ऑर्डर किए व्यंजन तैयार हैं, क्या मैं टेबल पर लाऊं? तन्मय अक्सर इस होटल में खाना खाते थे। मैनेजर उन्हें नियमित ग्राहक के तौर पर जानता था। तन्मय ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, व्यंजन परोस दो। वो अभय और चेतन की बातचीत पर ध्यान दे रहा था। वो देखना चाहता था कि कौन ज्यादा ताकतवर है। आखिरकार उसकी बेटी अक्सर उसके सामने अभय की तारीफ करती थी। वो कहती थी कि वो कितना मजबूत और साहसी है। तन्मय ने आज अभय के साहसी कारनामे तो नहीं देखे, लेकिन उसकी तीखी जुबान और डींग मारने की काबिलियत जरूर देख ली। उपमेयर का बेटा चेतन अभय के तानों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन तन्मय को अभय पसंद नहीं था। समाज में टिकने के लिए, चाहे वो राजनीति हो या कंपनी, सबसे जरूरी होती है काबिलियत और ताकत। अभय कितना भी मजबूत हो, वो उपमेयर का मुकाबला कैसे कर सकता था? थोड़ी देर बाद व्यंजन परोस दिए गए। मसाला चिकन, भुनी बत्तख, स्टीम्ड मछली, भुना सुअर और कोफ्ते थे। कुल 8 व्यंजन और 4 सूप थे। हर व्यंजन स्वादिष्ट और शानदार था। व्यंजन खूबसूरती से सजे थे और उनकी खुशबू कमाल की थी। सूप भी बहुत सुगंधित था। इन व्यंजनों ने सबकी भूख जगा दी। ग्रीन रेस्तरां एक 5 सितारा जगह थी। यहां के व्यंजन जाहिर तौर पर बहुत स्वादिष्ट थे। बहुत सारे अमीर लोग यहां खाना पसंद करते थे। तन्मय राठौर ने स्माइल के साथ कहा, माया, बैठ जाओ, चलो खाना खाते हैं। तन्मय को अपनी बेटी की बहुत चिंता थी। वो अब छोटी नहीं थी, तो वो उसके लिए चेतन हालदार जैसा अच्छा लड़का ढूंढना चाहता था, लेकिन माया को वो पसंद नहीं था। बेशक तन्मय के अपने स्वार्थ भी थे। उसे चेतन की शख्सियत से ज्यादा उसकी उपमेयर के बेटे की हैसियत पसंद थी। चेतन की पहचान उसके लिए मददगार थी। माया ने नाक सिकोड़कर कहा, मैं यहां बैठूंगी। उसने अपने पिता की ओर नहीं देखा। उसने अभय को खींचकर बैठाया और अपने पिता की बजाय अभय के बगल में बैठ गई। वो अभी भी अपने पिता से नाखुश थी। ये आधुनिक समाज था, जहां मर्द और औरत बराबर हैं, लेकिन उसके पिता उसकी शादी में दखल देना चाहते थे और उसे चेतन से ब्याहना चाहते थे। हां, वो उपमेयर का बेटा था। उसका परिवार प्रभावशाली था और उसका भविष्य उज्जवल था, लेकिन माया को वो पसंद नहीं था। अगर माया को अभय और चेतन में से चुनना होता, तो वो निश्चित रूप से चेतन की बजाय अभय को चुनती। माया ने आकर्षक स्माइल के साथ अभय के बाउल में सुअर का मांस डालते हुए कहा, यह भुना सुअर बहुत स्वादिष्ट है, चखो। अभय ने एक टुकड़ा खाया और अंगूठा दिखाकर कहा, बहुत अच्छा है। मांस स्वादिष्ट और नरम था। खूबसूरत औरत ने स्माइल के साथ माया का मजाक उड़ाया, माया, तुम पक्षपात कर रही हो। तुम सिर्फ अभय के लिए व्यंजन उठा रही हो। क्या बॉयफ्रेंड मिलने के बाद अपनी भाभी को भूल गई? वो औरत रौली थी। वो माया की भाभी थी और उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। माया का खूबसूरत चेहरा अपनी भाभी की बात सुनकर लाल हो गया। वो शर्मा गई। उसने घबराते हुए कहा, भाभी, मैं आपके लिए चिकन लेग लेती हूं।
उसने जल्दी से अपनी भाभी के लिए चिकन लेग उठाया। माया के भाई ने नाखुशी से कहा, मैंने अभी तक अभय को बॉयफ्रेंड के तौर पर माना नहीं है। तुम क्या कह रही हो? रॉली ने नाखुशी से अपने पति को देखा और बोली, जुन राठौर, तुम क्या कह रहे हो? माया ने पहले ही कहा कि अभय उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने क्या गलत कहा? वो जवान कोई और नहीं, माया का बड़ा भाई जुन राठौर था। अपने पिता की तरह जुन को अभय पसंद नहीं था, उसे चेतन हालदार पसंद था। जुन का चेहरा अपनी पत्नी की नाखुशी सुनकर बदल गया। उसे अपनी पत्नी से थोड़ा डर था। रॉली ने अभय की ओर देखते हुए कहा, माया, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओ। माया ने स्माइल के साथ कहा, भाभी, इनका नाम अभय है। ये हिम शिखर कॉरपोरेशन में सेल्समैन है। अपनी समझदारी से उसने अपनी भाभी की मंशा समझ ली थी। सेल्समैन? वो सिर्फ एक सेल्समैन है? रॉली हैरान थी। उनका परिवार पूर्वांचल शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक था। उसे समझ नहीं आया कि एक सेल्समैन की माया से मुलाकात कैसे हुई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, माया, तुम अभय से कैसे मिली? इसका परिवार कैसा है? वो माया के करीब थी। चूंकि माया ने कहा कि सामने वाला उसका बॉयफ्रेंड है, तो रॉली को उसका पारिवारिक बैकग्राउंड समझना था, ताकि माया ठगी न जाए। माया ने होंठ खोले और बताने वाली थी कि वो कैसे मिले, लेकिन तुरंत मुंह बंद कर लिया। उसने मुंह क्यों बंद किया? क्योंकि अभय और माया की पहली मुलाकात एक रॉयल फूड स्पा में हुई थी। अभय वहां किसी को बचाने गया था और माया स्पा पर छापा मारने। गलतफहमी की वजह से उसने अभय को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पहली मुलाकात थोड़ी अजीब थी। फूड स्पा कोई अच्छी जगह नहीं थी, तो माया उसका जिक्र नहीं करना चाहती थी। उसे अभय के परिवार के बारे में भी कुछ नहीं पता था। वो कभी उसके घर नहीं गई थी। उसे उसके परिवार के बारे में कैसे पता होता? रॉली ने माया को चुप देखकर हल्के से भौहें सिकोड़ ली। उसने मन में सोचा, माया को अभय के बारे में कुछ नहीं पता। कहीं ये धोखेबाज तो नहीं? आधुनिक समाज में कई धोखेबाज होते हैं जो अमीर परिवार की औरतों को निशाना बनाते हैं। अभय ने रॉली की नजरें देखकर थोड़ा हैरान होकर सोचा, तुम्हारी नजरों में क्या बात है? मुझे धोखेबाज की तरह क्यों देख रही हो? उसने रॉली को देखा और महसूस किया कि उसका चेहरा खूबसूरत होने के बावजूद पीला था। उसका माथा और कान हल्के पीले थे। ये ठंडी हवा जमा होने की साफ निशानी थी। रॉली ने अभय को घूरते देखकर नाखुशी भरी नजरों से कहा, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या ये शख्स शरारती है? वो मुझे इतना ध्यान से कैसे देख सकता है? मेरा पति मेरे बगल में बैठा है। माया ने घबराते हुए अभय की बाह में चिकोटी काटी और कहा, ये मेरी भाभी है, तुम उन्हें क्यों घूर रहे हो? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए रॉली से पूछा, भाभी, क्या आपको नींद न आने की समस्या है? क्या आपको लगता है कि आपके शरीर में ठंडी हवा जमा है? क्या आपके पेट में दर्द होता है? भाभी? तुमने मेरी पत्नी को भाभी कहा? जुन राठौर हैरान रह गया। माया का मेरी पत्नी को भाभी कहना ठीक है, लेकिन तुम उसे भाभी क्यों कह रहे हो? जुन अभय को डांटने वाला था, तभी रॉली का चेहरा बहुत बदल गया। उसने थोड़ा मुंह खोलकर शॉक्ड चेहरे से कहा, तुम्हें मेरे लक्षण कैसे पता? माया ने अपनी भाभी की बात सुनकर कहा, भाभी, अभय बहुत काबिल वैद्य है। मैंने आपको बताया था कि उसने अपहरित बच्चों की गंभीर चोटों को ठीक किया था। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको बाचपन की समस्या है। उसने रॉली की बीमारी बता दी। चमत्कारी वैद्य, ये सचमुच चमत्कारी वैद्य था। उस पल रॉली, जुन और यहां तक कि तन्मय राठौर भी हैरान रह गए। अभय ने एक नजर में किसी के लक्षण बता दिए। वो सचमुच चमत्कारी वैद्य था। सिर्फ माया हैरान नहीं थी, उसे पहले से अभय की काबिलियत पता थी। पुलिस स्टेशन में माया का फिगर बहुत साधारण था। अभय के इलाज के बाद वो ज्यादा आकर्षक हो गया था। भले ही वो अक्सर शरारती था, लेकिन अभय बहुत काबिल वैद्य था। रॉली ने उत्सुकता से पूछा, अभय,
क्या तुम बाजपन ठीक कर सकते हो? उसकी आंखें निराशा से भरी थी।